नैरेटिव्स के साथ आमिराना एक मर्तबा फिर और बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग हो चुकी हुई है। ईरान के ऊपर जंग के बादल मंडला रहे हैं और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो मिडल ईस्ट में सर उठाए खड़े हुए हैं। और इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमने कामरान बुखारी साहब को मदऊ किया था। आप पाकिस्तान में खासे जाने पहचाने तो है ही हैं, लेकिन ग्लोबली भी यूरेशिया स्टडीज पढ़ाते हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के एक सिक्योरिटी प्रोग्राम में, और न्यू लाइंस इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी के साथ मुंसलिक हैं। तो पहले तो कामरान भाई, बड़े अरसे के बाद आपका दीदार हुआ, खुश आमदीद। जी, बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके आमिर, बहुत प्लीज, शुक्रिया। तीन तीन इश्यूज पे आपसे जरा ब्रीफ आपका टेक लेना है। एक तो ये कि बोर्ड ऑफ पीस में अभी जो डेवलपमेंट हुई वो, और दूसरा ईरान का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें, उसके ऊपर, और तीसरा नॉन स्टेट एक्टर्स की डिबेट जो है वो पसे पर्दा चली गई है इस पूरे ब्रॉडर जो चेस बोर्ड चल रहा है स्ट्रेटेजिक मिडल ईस्ट में और वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया। तो सबसे पहले तो ये कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, इसका रोल है क्या, ये हमें पाकिस्तान में अभी तक नहीं पता। देखें, पाकिस्तान जो है को अगर आप देख लें कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में क्या ऑफर क्या कर सकता है। कुछ ममालिक हैं वो पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। हम्म। पाकिस्तान जो है चूंकि उसकी माली हालात ऐसे नहीं है कि वो कर सके, तो वो तो मतलब आई डोंट थिंक वो रोल है। वो तो साफ जाहिर है। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज जो हैं वो खासी ताकतवर हैं। और अगर अभी आप वो जो स्ट्रेटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया है पाकिस्तान ने हाल ही में, तो अगर उसको मद्देनज़र रखें तो फिर बात यही समझ में आती है कि पाकिस्तान कुछ सिक्योरिटी के हवाले से मुआवनत करेगा, उसका कंट्रीब्यूशन सिक्योरिटी के हवाले से होगा। अब कितने मुसल्ह अफवाज भेजे जाएंगे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी जो है बात की जाती है कि जी डिसआर्म नहीं करना चाहते, हम पीस कीपिंग करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है वो गुफ्तगू अभी अपने इख्तिताम को नहीं पहुंची है, जिस वजह से जो है वो अभी ऐलान नहीं किया गया। ये जो अपना इस हफ्ते जो मीटिंग हुई थी, इनॉग्रल मीटिंग अपना इसकी बोर्ड ऑफ पीस की, तो उसमें वजीर आजम भी गए हुए थे, शहबाज शरीफ साहब। तो जी। देखें वो आई थिंक मामला अभी हो रहा है, लेकिन आई थिंक इट्स अ सिक्योरिटी रिलेटेड जो है कंट्रीब्यूशन, या फिर ये है कि छोटा मोटा कोई गवर्नेंस का कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर सिक्योरिटी का होगा। और उसमें भी मेरी राय जो है वो ये है कि आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान से या किसी मुल्क से ये कोई कहा जा रहा है कि भाई आप जाके कोई छीना झपटी करें, कोई बंदूकें जो है ना पकड़ लें, कोई लोगों को अरेस्ट करें, डिसआर्म करें। डिसआर्ममेंट के बारे में भी हमारे लोगों का जो है वो जो नज़रिया है वो बहुत क्रूड है। देखिए, डिसआर्ममेंट इस तरह नहीं की जाती। जब भी ये डिसआर्ममेंट, डीमोबिलाइजेशन, रीइंटीग्रेशन का जो प्रोग्राम कहीं चलता है डीडीआर के नाम से, तो उसमें सियासी तौर पे पहले से बातचीत हो चुकी होती है। तो मेरा अपना मानना यह है कि वो ममालिक जो हमास के ज़्यादा करीब हैं, यानी जो तुर्की है, कतर है और मिस्र है, जिनके जो असर रसूख बाकी मुल्कों से ज़्यादा हैं, तो वो उनके थ्रू बातचीत चल रही है। और जब ये मामला आएगा तो वो ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी फौजी जो तैनात होंगे वो जाके दरवाज़ा खटकाएंगे, कहेंगे कि भाई अपनी बंदूक हमें दे दो। ऐसी बात तो नहीं है, इसका भी एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो जो है एप्रीहेंशन जो है कुछ हल्कों से आई है, और वो ये कि पाकिस्तान का 2015 में जब यमन के लिए फौज भेजने का प्लान बन रहा था, डिबेट हो रही थी, तो अचानक से पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के ऊपर जो है वोट डाल के तो बैक ट्रैक किया था, और एक बड़ा पाकिस्तान की पोजीशन उस कॉन्टेक्स्ट में सऊदी ताल्लुकात से खराब हो गई थी। एक तो ये क्या, ये कोई इंटरनल कंपल्शंस अभी भी आपको लगता है कि एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में, कि इस तरह की पोजीशन ले रहा हो और रिलक्टेंट हो एक ईरान के कॉन्टेक्स्ट में भी? दूसरा, सऊदी अरब कहाँ पे है? क्या हमारा डिफेंस पैक्ट तो है, सऊदी अरब की पोजीशन बोर्ड ऑफ पीस में क्या है? हम क्या सऊदी अरब के पीछे छुप के खड़े हुए हैं, या ये हमारी इंटरनल कोई मजबूरियां हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूं कि वो जो अगर कोई छुप रहा है तो वो पाकिस्तान के पीछे छुप रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वो छुप रहे हैं। वो देखें, सऊदी अरब जो है एक अपना इकोनॉमिक कुव्वत है,
इट्स एन इकोनॉमिक पावर, फाइनेंशियल पावर है, वो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पावर नहीं है। इसी वजह से जो अपना स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है वो ये है कि कहा जाता है कि भाई एक पे हमला दूसरे पे हमला की मानंद होगा, तो उसको तसव्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान के पास कोई माली जो है इमदाद देने की सलाहियत नहीं है सऊदी अरब को, ना ही उनको ज़रूरत है। तो एक तरफ से माली इमदाद आ रही है, एक तरफ से मुसल्ह अफवाज की तैनाती की बात हो रही है। मतलब जो वो जो मतलब अग्रीमेंट है उसके एलिमेंट्स यही हैं, बेसिक एलिमेंट यही हैं। तो अगर आप इसको गजा के ऊपर, मैंने इसके ऊपर पहले भी लिखा था कि मैं समझता हूं कि जो सऊदी पाक डील हुई है उसका पहला टेस्ट जो है वो गजा होगा। ये कुछ अर्सा पहले मैंने मजमून लिखा था कि देखा जाएगा कि भाई पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे वो पैसा लगा रहे हैं, सऊदी अरब ने कंट्रीब्यूशन जो की है वो तकरीबन कोई $1 बिलियन का जो है ना प्लेज किए है उन्होंने, जो कि मतलब वो कर सकते हैं, उनकी मतलब यही उनकी गुंजाइश है। सऊदी अरब को अगर कोई अस्करी तौर पर रिप्रेजेंट करेगा तो वो पाकिस्तानी फौज होगी, ठीक है, पाकिस्तानी फौजी होंगे। और मैं समझता हूं कि ये कुछ मुल्क जो हैं वो तैयार हैं, जैसे इंडोनेशिया की इंटरनल डिबेट ऐसी नहीं है, उन वो तैयार हैं, उन्होंने कहा भाई कि को हमको पहले 20,000 की फिगर आ रही थी, अब 8 की आ रही है, ठीक है। तो तुर्की भी तैयार खड़ा है, लेकिन इसराइल के साथ उनकी कुछ जो है बातचीत नहीं चल पा रही, इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो अभी मामला आगे नहीं बढ़ा। इसी तरीके से मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर भी है कि ये इस तरह का जो है कोई मामला हो तो फिर जो है यहाँ पे ये खतरा है कि जी लेने के देने ना पड़ जाए, फिर सियासी हालात ऐसे हैं कि मुखालफत बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन देखिए जो 10 साल पहले यमन में मामला था ना वो ख़त्म हो चुका है। जो एसएमडीए हुआ है वो उसकी पूरी नफी है उस प्रोसेस की जो 2015 में हुआ था। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है जो सियासी तौर पे और इक़्तिसादी तौर पे पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है। तो पाकिस्तान को इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, ताकि अगर पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करेगा तो क्विड प्रो को होगा, अमेरिका जो है वो फेवरेबली पाकिस्तान के ऊपर लुक करेगा। और देखिए ताल्लुकात भी बेहतर बेहतर हो रहे हैं, ड्रामेटिकली बेहतर हो रहे हैं पिछले साल से। तो बिल्कुल वो ऐसे एक आर्गुमेंट ये भी है कि पाकिस्तान की ये इक्तिसादी कमजोरी ही है जो उसको जरा चाइना के साथ और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को बैलेंस करने के ऊपर मजबूर कर रही है। लेकिन ये हम पाकिस्तान की जो पोजीशन है अभी पूरे वॉशिंगटन के अंदर, और कल भी बात हो रही थी, माइंस मिनरल्स का बार बार जिक्र आ रहा है, रुबियो ने भी कल ये बात की। लेकिन क्या पाकिस्तान की अहमियत सिर्फ मिडल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में है, उसी चेस बोर्ड में देख रहे हैं? इसका कोई ब्रॉडर भी आप इसको कहीं पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान की यूटिलिटी, अमेरिका का जो आपका थीसिस है कि ब्रॉडर जो स्ट्रेटेजिक उनकी रीसेट हो रहा है, उसमें कहीं रोल है? जी बिल्कुल है। देखें अगर आप इस चीज़ को देखें कि पाक भारत ताल्लुकात को ले लें, ठीक है, तो अमेरिका जो है का अगर जो बर्डन शेयरिंग और बर्डन शिफ्टिंग का जो स्ट्रेटजी है उसको अपना जनूबी एशिया पे शामिल करें, पे उसको अप्लाई करें, तो उसमें यही नज़र आता है कि दो मुल्क हैं वो आपस में नहीं बैठ पाते, ठीक है। तो कैसे जो है बर्डन शेयरिंग एंड बर्डन शिफ्टिंग इस खत्ते के अंदर होगा। तो मैं समझता हूं, मेरी अपनी राय ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को और भारत को अलग-अलग रीजन्स में डाल दिया है अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में। पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल कमांड के जो है ना उसमें आता है। सेंट्रल कमांड में सेंट्रल एशिया है, मशरक वस्ता है, मिस्र तक, ठीक है। और भारत का ये है कि उसको इंडो पैसिफिक में रखा हुआ है कि भाई आप जो है उधर जाएं। और उधर भी जो है मामला जो है चूंकि चीन के साथ कोई अकोमोडेशन चल रही है, तो भारत की उस तरीके से जो अफादियत गुज़श्ता सालों में जो है ना की बात की जाती थी वो नहीं है। और अभी जो है ना हालात भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो है वो टैरिफ के जो ऊपर और ट्रेड डील के ऊपर हालात कशीदा हैं। और फिर जो पाकिस्तान की और भारत की 87 घंटे की जंग हुई थी उसके बाद जो अमेरिका का रद्द अमल आया था उसने भी जो है एक दरार डाली हुई है नई दिल्ली और वॉशिंगटन के दरमियान। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, मशरक वस्ता, गजा, इस इलाके में अमेरिका जो है देख रहा है कि वो एक सिक्योरिटी का किरदार अदा करेगा। अभी उसको डिफाइन करने की जरूरत है। अभी ये देखना है कि पाकिस्तान के
अंदरूनी हालात देखें, वेस्ट जो है पाकिस्तान के लिए एक मुहिम्मा बना हुआ है, वहाँ पे एक बलोच इंसर्जेंसी भी है, टीटीपी की भी चल रही है, तालिबान की एमरेट है। अब अगर ऊपर से ईरान के अंदर गड़बड़ हो जाती है तो वहाँ से फिर एक क्रॉस बॉर्डर बलोच इंसर्जेंसी के बढ़ने का खतरा हो जाता है। फिर भारत के साथ एक जो सिचुएशन है वो चली आ रही है। तो क्या गुंजाइश है पाकिस्तान के पास इतना बड़ा किरदार अदा करने की? आई थिंक जो है ये चीज अभी सॉर्ट आउट हो रही है। लेकिन ये ईरान के तनाजुर के अंदर तो पाकिस्तान का न्यूट्रल होना भी ही उसका किरदार हो सकता है। देखें, जाहिर है उसको जब डिप्लोमेटिक या जिसे कहते हैं पब्लिक रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको पेश किया जाता है सरकारी हलकों से, तो जाहिर है फिर उसको न्यूट्रलिटी के ही जाविये से देखा जाता है। लेकिन देखें, रियलिटी क्या है, एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी क्या है। पाकिस्तान की मशरकी सरहद के ऊपर ऑलरेडी एक बहुत ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ताकतवर मुल्क है हर एतबार से, ठीक है, और वो न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क है। पाकिस्तान की मगरबी पट्टी के ऊपर जो है एक फेल्ड स्टेट है, ठीक है, जिसको अभी तक मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि वो ऊंट किस करवट बैठेगा, तालिबान की जो एमरेट है। ऊपर से अगर ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर पे भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट आ गया ना। तो देखें, वो बाकी जो कंसिडरेशंस हैं कि जी वो मतलब एक इस्लामिक अलाइनमेंट या सेक्टेरियन जो है जाविये से अगर आप हट के देखें, सिर्फ स्ट्रेटेजिकली देखें, तो मैं नहीं समझता कोई भी हुकूमत पाकिस्तान में किसी भी जमात की, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी क़यादत जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि दोनों बॉर्डर्स के ऊपर जो है आपके पास ईस्ट वेस्ट पे न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो। तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट, सऊदी अरब के इंटरेस्ट, तुर्की के इंटरेस्ट, रूस, चीन और अमेरिका तमाम के इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं कि इस मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आने चाहिए। तो फिर यह है कि वो मुल्क एक रिविजनिस्ट स्टेट है, यानी वो खत्ते के आर्किटेक्चर को गुज़श्ता 45 47 साल से तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, जो ना पाकिस्तान के मफाद में है, ना किसी खत्ते के अंदर किसी और मुल्क के मफाद में है। तो मैं समझता हूं कि ये इशू जो है अमेरिका के करीब ले आता है पाकिस्तान को। लेकिन जाहिर है ना ही अमेरिका कोई जंग चाहता है, मतलब आप प्रेस स्टेटमेंट्स को और लीक्स को साइड पे रख दें, अगर आप इसको सिर्फ इंपेरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रंप इंतजामिया एक नई जंग नहीं चाहती, ठीक है। लेकिन अगर जो है कोई फौजी कार्रवाई करनी पड़ती है, नागुजीर हो जाती है, तो वो मैं समझता हूँ वो ज़रूर करेंगे। उसकी स्कोप क्या होगी ये जो है नहीं पता। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलके और अज़रबैजान के साथ भी मिलके अमेरिका को जो है कह रहा है कि भाई आप जो है कोई डायलॉग के थ्रू मामला हल करें। आई थिंक ये जो है ना कोशिश की जा रही है कि अगर कोई अस्करी कार्रवाई होती है तो उसको मिनिमल हद तक हो, ज़्यादा जो है ना वो जिसे कहते हैं बिसात फैल ना जाए। बिल्कुल ठीक है। अजरबैजान का आपने जिक्र किया, मैंने अभी आपका आर्टिकल पढ़ा और ये 2 रोज पहले शाया हुआ। उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले ये बताइए, बड़ा रिटोरिकल सा क्वेश्चन है, आजकल ये हर कोई पूछता है, मैंने कहा चले मैं भी आपसे पूछ लूं कि ये रिजीम चेंज होगी, जंग होगी ईरान में या नहीं होगी? देखिए, रेजीम चेंज तो मैंने इसके ऊपर एक 2024 अप्रैल में एक फोरकास्ट मजमून लिखा, मजमून तो नहीं थी, लंबी रिपोर्ट थी। तो उसमें मैंने यही कहा था कि एक रेजीम चेंज अंदरूनी तौर पे चली आ रही है। ठीक। जो क्लर्जी है, थियोक्रेसी है, जो मुल्ला लोग हैं वो कमजोर हो चुके हैं और उनको डिस्प्लेस कर दिया है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलिट्री हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि मैंने ये आर्ग्यू किया था कि जो है ना और करीब जो है जो रहबर हैं आयतुल्लाह अली खामिनी, वो जो है वो एक तो उम्र रसीदा है, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, एक सक्सेशन होना है। उस सक्सेशन के बाद जो नया सुप्रीम लीडर होगा वो इतना ताकतवर नहीं होगा, वो जो है बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव होगा मिलिट्री का। मिलिट्री जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रही थी, ये रेजिम चेंज अंदरूनी तौर पे चली आ रही थी। ये मजमून मैंने लिखा था उस वक्त जबकि पहली एक्सचेंज हुई थी रॉकेट और ड्रोन की इसराइल और ईरान के दरमियान अप्रैल 2024 में। उसके बाद से जाहिर है फिर आईआरजीसी और उसकी पूरी जो अपना इलाकाई बिसात है उसका तो वो बेसिकली शिराजा ही बिखर गया ना। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स के उनका नेटवर्क था, हम्म। तो उसके बाद फिर हमला हुआ और आईआरजीसी की क़यादत भी अपना कमज़ोर पड़ गई। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं
उनका पलड़ा भारी है डिसीजन मेकिंग में ईरान के अंदर। और मैंने अपने अप्रैल 2024 की रिपोर्ट में लिखा था कि इनको वॉच किया जाए, ये बढ़ रहे हैं, इनकी ताकत बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं कि रेजीम चेंज ऑलरेडी हो रही है, उसको सिर्फ इस जंग ने जो अपना 2023 अक्टूबर का जो हमास का हमला था उसके बाद से जो छिड़ी थी, उसने एक्सेलरेट किया है उसको। और अब अगर जो हमला होता है अगर अमेरिका की जानिब से, तो वो मजीद उसके अंदर एक मोमेंटम आएगा। लेकिन एक ऑलरेडी रेजीम चेंज हो रही है। अमेरिका बाहर से कोई रेजीम चेंज नहीं कर सकता, बहुत बड़ा मुल्क है, 93 मिलियन का मुल्क है। और फिर इराक और अफगानिस्तान की जो वो डिजास्टर्स आउटकम्स हैं वो अमेरिका के सामने हैं। बल्कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दोनों जंगों के खिलाफ थे अपन उस वक्त के में। तो आई डोंट थिंक कि इस तरह की कोई रेजीम चेंज का है। हाँ, फौजी कार्रवाई कोई ना कोई छोटी मोटी जरूर होगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि अमेरिका के अंदर जो है किसी किस्म का भी कोई एपेटाइट है कोई बड़ी जंग करने का। तो लेकिन जो इंटरनल जो रजीम चेंज हो रही है वो अपने बिहेवियर में होगी कैसी खामनाई साहब के बाद, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि वो पूरी एक कस्टोडियन है, जो नैरेटिव है नेशनलिज्म जो क्राफ्ट किया है पूरी आयतुल्लाह ने, तो वो तो वही होगी, इतनी ही ब्रूटल होगी, इतना ही जो रिप्रेसिव होगी। आप उसको कैसे देखते हैं कि ये तो फिर चलेगा? वली नसर और इस तरह के लोग भी हिंट आउट कर रहे हैं कि इंटरनली तो कोहेरेंस है सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में। जब तक वो उसमें कोहेरेंस है तो आप तो कोई इमेजिन नहीं कर सकते कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की इरानियन पावर स्ट्रक्चर्स के अंदर। जी, मैं वली नसर दोस्त हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा उनसे इसके ऊपर इख्तलाफ है, इल्मी इख्तलाफ है। कि मैं नहीं समझता कि रेजीम के अंदर एक कोहेरेंस है। वो जो जो मिलिट्री जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर कोहेरेंस है। उसमें दो मुसल्लह अफवाज हैं, जिस मुल्क की दो मुसल्लह अफवाज हों, ठीक है, और वो दोनों की नौइयत मुख्तलिफ हो, तो वहाँ एक टसल चलती है। ठीक है, जाहिर है सिपाही पासदारान जो हैं उनका पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली और फिर जो है उनको एक फोकियत दी गई, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, वो जो है डोमिनेट कर रहे थे सिस्टम को। और जो अर्तेश है जो कि रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं, वो उनका इंस्टीट्यूशन कमज़ोर था। लेकिन गुज़श्ता मैं समझता हूँ 12-13 सालों से हम अर्तेश को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये चीज़ अब जाहिर है डिस्कस नहीं की जाती, इस बारीकी को ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता मीडिया के अंदर। लेकिन जिस तरह हमारे जैसे तजिया निगार जो कि वो मतलब फिर बाल की खालो देते हैं, तो हम तो इसको स्टडी कर रहे होते हैं कि हो क्या रहा है। तो आई थिंक कि जो है वहाँ पे जो नई रेजीम आएगी, देखें एक यूं समझिए कि जो है पहली बात तो ये है कि क्या ये रेजीम जो है जिस ट्रांजिशन की दूसरी तरफ तक पहुंचती है, तो इसमें क्या तब्दीली नूरोनुमा होगी। यानी रेजीम इंटैक्ट रहती है, एक सिनेरियो ये है कि रेजीम इंटैक्ट रहती है, लेकिन उसमें एक तब्दीली आ जाती है। एक तब्दीली ये आ जाती है कि कुछ वो एक तो डोमेस्टिक रिफॉर्म करते हैं, अमेरिका से डील कर लेते हैं, उनकी जो है सैंक्शंस में कोई थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है उनको, और वो उनकी गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। लेकिन उसमें भी मुसल्ला अफवाज में अर्तेश और आईआरजीसी को पावर शेयरिंग का कोई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा ये सिनेरियो है कि खुद जो है अगर हालात बहुत ही खराब हो जाते हैं कि रेजीम का शिराजा बिखर जाता है, फिर रेजीम जो है कि बचाव के लिए शायद जो है लोग ना हो, लेकिन रियासत जिसको हम स्टेट कहते हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस पे बिल्ट होती है, उसको बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। और मैं समझता हूं वहां पे रेगुलर आर्म फोर्सेस और प्रैग्मेटिक एलिमेंट्स आईआरजीसी के वो सामने आएंगे। ठीक है, लेकिन वो उसमें बहुत ज्यादा खाना जंगी का भी जो है खतरा है। और इस मुल्क के अंदर अकलियतें बहुत ज्यादा हैं। मतलब मैंने बताया 93 मिलियन आबादी है इस मुल्क की, उसमें से 25% लोग जो हैं वो एथनिकली आजेरी हैं। ठीक है, और उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद बलोच हैं, अरब हैं, कुर्द हैं, तुर्कमेन हैं, और फिर छोटी छोटी जो है अकलियतें भी हैं। और फिर ये कि ओनली आई थिंक कि जो है वो आई थिंक अ गुड 25-30% की जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी भी है। ठीक है, उस लिहाज से सो आई थिंक कि जो है ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। तो इसका कोई एक हम अभी कोई हतमी तौर पे कोई बात नहीं कर सकते। मैंने आपको सिर्फ सिनेरियो जो है ना वो बना के दिए हैं कि क्या हो सकता है। ये नाइटमेयर है कि अगर वहां पे कोई सिविल वॉर हो। चले हम जो आपके आर्टिकल में आपने
अजरबैजान के रोल की बात की कि वो एकदम से बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेयर हो गया है यूएस की के स्ट्रेटेजिक रीसेट के अंदर, और उसकी वजह आपने बताई कि तुर्की के भी करीब है, इसराइल के भी करीब है, और सऊदी अरब को भी इंगेज कर सकता है। आपने पाकिस्तान का इसमें कहीं पे पूरे आर्टिकल में जिक्र नहीं है। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान इतना बड़ा इस्लामी मुल्क होके भी कहीं पे मैटर नहीं कर रहा। तो अजरबैजान का रोल ईरान के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बनता है और पाकिस्तान का कम बनता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये बड़ा नया आर्गुमेंट है मेरे लिए। जी देखें, पाकिस्तान का तो जैसे हमने पहले अभी गुफ्तगू की कि पाकिस्तान की कुछ अंदरूनी जो है ना कंपल्शंस हैं जो कि पाकिस्तान को इनकम्बर करती हैं। यानी वो ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, ज़्यादा बड़ा किरदार नहीं अदा कर सकता, उनके ऊपर जो है वो कदगन है। अजरबैजान जो है एक ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टिंग मुल्क है, ठीक है। उसकी आबादी भी कुछ 10 मिलियन है। फिर यह है कि अभी उसने जंग जीती है तुर्की की मुआवनत से आर्मीनिया के खिलाफ, और अपने जितने इलाके थे जो कई सालों से 30 सालों से उनके वो कब्जे में थे आर्मीनिया के, वो वापस ले लिए हैं। फिर रूस कमजोर पड़ गया है, जो कि इस खित्ते का वो अपना ग्रेट पावर गारंटर था। यानी सोवियत यूनियन के इम्प्लोजन के बावजूद रूस जो है वो उसका असर रसूख बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो असर रसूख जो है यूक्रेन की जंग से पहले ही हमने देखा कम हो गया, जब तुर्की ने मुआवनत की अजरबैजान की, और जो बैलेंस ऑफ पावर था साउथ कॉकेसस के अंदर आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान, वो उलट दिया। फिर ये है कि अपना ईरान जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस और जो क्रॉस, ये भी याद रहे कि तारीखी तौर पे जब ईरान की जो मौजूदा शक्ल खद खाल है, जो मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक शक्ल सूरत है, ये सफविद एम्पायर के फॉर्मेशन पे कायम हुई थी 16th सेंचुरी में। और उस वक्त जो शाह इस्माइल थे, जो बानी थे सफविद एम्पायर के, उन्होंने 1501 में जब इसको एक अपना शिया स्टेट डिक्लेयर किया था, तो लोग भूल जाते हैं कि वो फारसी नहीं थे। शाह इस्माइल जो थे वो एक अजरबैजानी तुर्क थे। जी। तो रिलीजियसली वो शिया थे, लेकिन एथनिकली वो अजरबैजानी थे। तो अजरबैजान का और ये अपना ईरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो सफविद एम्पायर से लेके मॉडर्न ईरान तक, जब तक कि वो रूस से जंग नहीं हारे थे। और वो ट्रीटीज 19th सेंचुरी में दो तीन ट्रीटीज हुई थी जिसके तहत जो है ये इलाके जो थे, जिसको आज हम जॉर्जिया कहते हैं, जिसमें आर्मीनिया, अजरबैजान, यहाँ तक के नॉर्थ कॉकेसस में जो दागिस्तान है, वो भी ईरान के कब्जे में था। ये ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में नहीं थे ये इलाके। तो ये बड़ा गहरा एक क्रॉस बॉर्डर हिस्टोरिकल एथनिक रिलीजियस जो है ताल्लुक है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके रिश्तेदार जो है वो दोनों तरफ रहते हैं बॉर्डर के, ठीक है। और फिर ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आज़ेरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं मेन स्ट्रीम में, ईरानियन मेन स्ट्रीम में। तो वो कोई सेपरेटिस्ट नहीं है, वो कोई अलहदा अपनी रियासत नहीं बनाना चाह रहे। आज़ेरी अपने आप को तारीखी तौर पे ईरान की जो मेन स्ट्रीम है उसका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर वो अपने आप को तस्वर करते हैं। और उसकी जो है जो इवन मौजूदा जो रेजीम है उसके अंदर खामिनी आज़ेरी हैं एथनिकली, ठीक है। इनके जो रेगुलर आर्म फोर्सेस के जो चीफ हैं वो भी आज़ेरी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी इनके आज़ेरी हैं, सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी आज़ेरी हैं। सो आज़ेरीज का बहुत इन्फ्लुएंस है इस रेजीम के अंदर भी, और जाहिर है मूविंग फॉरवर्ड और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के अंदर तो जाहिर है कि वो यानी साबिक जो वजीर आजम और सदारती कैंडिडेट जो मीर हुसैन मूसवियन थे वो आज़ेरी हैं। फिर मेहदी कारूबी जो उनके एक साथी हैं वो भी आज़ेरी रह चुके हैं। तो बहुत सारे ये जो है अजरबैजान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। फिर अजरबैजान का तुर्की के साथ बहुत ताल्लुक है, अजरबैजान का इसराइल के साथ भी है, अजरबैजान का यूएई और सऊदी के साथ भी, और अब अमेरिका के साथ भी है। अब जो ट्रंप राउट बन गया है आर्मीनिया के, सदर्न आर्मीनिया के अंदर, जो कि कनेक्ट करेगा सेंट्रल एशिया को ट्रांस कैस्पियन रीजन को, तो इस वजह से मैं समझता हूँ अजरबैजान का किरदार बहुत बड़ा होगा। और तारीखी तौर पे वी आर गोइंग बैक इन हिस्ट्री। यानी तारीखी तौर पे अगर आप देखें, जब इस्लाम का ज़हूर हुआ था तो अरब बिलाद फारिस में गए थे पहले, ससानिद एम्पायर को कॉन्कर किया था, फिर वो खुद पर्शियनाइज हो गए। वो जो है अब्बासिद एम्पायर एक पर्शियनेट जो है ना एम्पायर था, पर्शियनाइज था कल्चरली सिविलाइजेशनली, गो के अरब थे वो। जो खलीफा थे, जो सुल्तान थे, वो अरब थे। फिर उन्होंने
सेंट्रल एशिया और साउथ कॉकेसस में जो है अपना चढ़ाई की, वहां के जो तुर्क आए उन्होंने फिर टेक ओवर कर लिया, जैसे कि सेल्जुक्स थे, और दो सेल्जुक सल्तनतें रही हैं। तो तारीखी तौर पे मॉडर्न नेशन स्टेट एरा से पहले ये इलाका जो है ऑर्गेनिकली एक अपना ये यानी जिसको आज हम मशरक़ वस्ता, शुमाली सॉरी जनूबी एशिया या साउथ कॉकेसस या वस्ती एशिया कहते हैं, ये एक ही खित्ता था। यानी इसमें को उस तरह के वो बैरियर्स नहीं थे। तो मैं समझता हूं कि जो अमेरिका की जो अब स्ट्रेटजी है कि भाई अमेरिका डिसएंगेज कर रहा है, कह रहा है कि हर इलाके के अंदर बर्डन शेयरिंग और बर्डन शिफ्टिंग होगी, उसके तहत ये जो सेंट्रल एशिया का, ये जो यूरेशिया का 360 है वेस्ट एशिया के अंदर, मैं समझता हूं कि ये अब नेचुरली, इसी वजह से आप देखें बोर्ड ऑफ पीस में तीन अहम सदूर कौन थे? काजाख्स्तान के सदर थे, उज्बेकिस्तान के सदर थे, और अजरबैजान के सदर थे। आर्मीनिया के वजीर आजम भी थे वहां पे, ठीक है। तो ये अब हम जो हमारे तस्वुरात हैं, यानी जो बरतानी सल्तनत बरतानिया ने जो दुनिया का नक्शा बनाया था, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, फिर अमेरिका ने उसको इनहेरिट किया था, मैं समझता हूँ अब उसमें तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से भी, और वो जो पुराने जो कोल्ड वॉर के जो पैराडाइम थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब एक नई दुनिया है। अब अगर अमेरिका डिसएंगेज कर रहा है तो जाहिर है वो चाहेगा मिडिल पावर्स आए, एक दूसरे के साथ मिलके जो है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का चार्ज संभालें। बिल्कुल ठीक है। बस वक्त कम है, तो मैं चाह रहा था कि अजरबैजान पाकिस्तान का रिलेशन भी है, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर पाकिस्तान भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, इसराइल भी था। और पाकिस्तान में जाहिर है कि हमारी जो राइट विंग और अल्ट्रा राइट की जो पार्टीज हैं वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रही हैं कि इसराइल के साथ बैठ गए। लेकिन कोई अजरबैजान पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान भी तो कोई चैनल है या नहीं है? इस इक्वेशन को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के और इसराइल के दरमियान भी कोई कुर्बत हो रही है सऊदी अरब के फैक्टर के अलावा भी? देखें, ये हम तारीख को भूल जाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में भी इसराइल के साथ ताल्लुकात थे। अफगान मुजाहिदीन की शुरू की जो मुआवनत थी, वो अब वो चार्ली विल्सन्स वॉर की जो मूवी उसमें सामने आ गई थी, वो जब मूवी रिलीज हुई थी कई साल पहले। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस ज़माने में भी थी। हाँ, वो उस तरह के डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन जो पस पर्दा ताल्लुकात होते हैं या जो कम्युनिकेशन होती है वो ज़्यादा अहम होती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये है। फिर जनरल मुशर्रफ, साबिक सदर जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जो है खुर्शीद महमूद कसूरी साहब तुर्की की वसातत से अपने हम मनसब से मिले, जो इसराइल के थे। तो देखें, ये ताल्लुकात होते हैं नागुज़ीर। इसको हम जज्बाती तौर पे, मजहबी तौर पे, एथनिक तौर पे, नेशनलिज्म के हवाले से नहीं देख सकते। जियो स्ट्रेटजी एक कोल्ड रियलिटी है। उस इसके कोई जो है जियो स्ट्रेटजी का कोई ना मजहब है, ना कोई जो ना आइडेंटिटी है। इट इज़ जस्ट व्हाट इट इज़। आपको दुनिया में रहना है, लोगों के साथ ताल्लुक। अब आप ये तो नहीं कहते कि भाई मैं जो हूँ इस दुकानदार से अपना सौदा नहीं खरीदूंगा, क्योंकि जो है मुझे जो है इसके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, वहां आपको चॉइस जरूर होती है, लेकिन जिस दुनिया में अब हम हैं, अगर हमने फलस्तीनियों के लिए कुछ करना है, अरब मुस्लिम ममालिक ने करना है, तो उसका रास्ता इसराइल के साथ किसी बातचीत के थ्रू ही होगा, वरना जंग व जदल है, कत्ल व गारत है, और वो बहुत हो चुका। तो मैं समझता हूं कि अजरबैजान अजरबैजान और जो जैसे मुल्क जिनके ताल्लुकात गहरे हैं, आई थिंक उनके थ्रू जो है पाकिस्तान को भी कोई ना कोई डिस्कशन करना चाहिए। क्योंकि अगर इस दुनिया में रहना है तो मिलजुल के रहना है। अगर हालात लोगों के बेहतर करने हैं, ये बात हमारे भारत के ऊपर ताल्लुकात पे भी सादर आती है, इसराइल के साथ भी है, कल को ईरान की शक्ल सूरत तब्दील होगी, उनके साथ भी हमें करना है। देखें ना, चाइना और अमेरिका को बैलेंस कर रहे हैं ना, तो मतलब बाकी लोगों को भी बैलेंस करें, तो अगर हमने कोई किरदार अदा करना है। भी बताया, नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर बात आपसे लंबी करनी थी, लेकिन एक सवाल। अहमद अशरा है सीरिया में, इधर से तालिबान, ये भी बड़े प्रैग्मेटिक लग रहे हैं। और इस पूरी जो इक्वेशन और जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रही हैं उसमें वो कहीं पे कोई इफेक्टिव रोल उनका नजर नहीं आ रहा। और ऐसा एक तासुर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर है, चूंकि ये सुन्नी प्रॉक्सीज को तो सुन्नी ब्लॉक सपोर्ट करता है, अमेरिका सपोर्ट करता है, तो इनके ऊपर सरप्रस्ती का हाथ रखता है। और जो शिया जो प्रॉक्सीज थी ईरान की, आर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, उनको उन्होंने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है। तो ये जो प्रैग्मेटिज्म का भी क्वेश्चन है, नॉन स्टेट एक्टर के करेक्टर का भी है,
फिर ये कि उस रीजन के ममालिक का भी जो रोल है इनकी तरफ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये इनका तो फ्यूचर कहीं पे आपको लग रहा है कि ये कहीं पे कोई कोई छोटा सा भी रोल प्ले कर सकता है सीरिया और अफगानिस्तान किसी भी अ, अभी बदलती हुई सूरत हाल में? जी देखें, ये दोनों जो आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये वो एग्जाम्पल हैं कि जिहादी कुव्वतें हुकूमत में आ गई हैं। ठीक है, रियासत संभाल ली है। अब देखें, ये जो बात है, ये तो खैर कंस्पिरेसी थ्योरी होगी ना, कि जी वो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर प्रेशर है, सुन्नी प्रॉक्सीज की पुष्पनाई की जाती है। ऐसी बात नहीं। अहमद अल शारा अमरीकी जेल में रहे हैं, ठीक है, इराक के अंदर। और जो है अपना अलकायदा के खिलाफ कितनी बड़ी जंग हुई। देखें, जंगें ये अपने इख्तिताम को पहुंचती हैं। माजी में अमेरिका ने नाटसी जर्मनी के खिलाफ जंग की थी, इंपीरियल जापान के खिलाफ जंग की थी, और वो दोनों इस वक्त अमेरिका के गहरे एलाइज हैं। ठीक है, तारीख बदलती है। हर हम हमें जो है प्रैग्मेटिक होकर सोचने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए कहता हूँ पाकिस्तान और भारत को ये टूल दे रहे हैं अपने इन ताल्लुकात को। मैं समझता हूँ कि मुश्किल है, हिस्ट्री को ओवरकम करना मुश्किल है, लेकिन जो लोग करते हैं ओवरकम वो कामयाब होते हैं। तो आई थिंक कि जो है अमेरिका समझ गया है। देखें, अहमद अल शारा जो है वो अलकायदा का लीडर था सीरिया के अंदर, लेकिन वाइट हाउस में उसको बुलाया गया और बातचीत की गई, और जो है ताल्लुक उसको सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि इसराइल को कहा जा रहा है कि आप इसके साथ मिल के काम करें। ठीक है, अजरबैजान भी मुआव कर रहा है इसमें रोल प्ले, तुर्की भी इसमें रोल प्ले कर रहा है। सऊदी अरब जो इस्लामिस्ट कुव्वतों के सख्त मुखालफों में से था, मुखालफिन में से था, उसने भी इसको जो है ना तस्लीम कर लिया है। गो कि यूएई का व्यू जरा डिफरेंट है उसके बारे में। इसी तरीके, लेकिन मैं समझता हूं कि तालिबान की जो रियासत है ना वो बहुत प्रिमिटिव रियासत है। उसके अंदर उस हद की प्रैग्मेटिज्म हमें नजर नहीं आती जो कि HTS, जो हयात तहरीर शाम की जो जमात है जिसने सीरिया का चार्ज संभाला बशार अल असद की हुकूमत के तख्ता उलटने के बाद, उनका आपस में कोई मेल जोल नहीं। आई थिंक देर टू वेरी सेपरेट मूवमेंट्स। इसी वजह से वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक हैं सीरिया वाले, और ये अफगान जो है नहीं है। और मैं समझता हूँ यही एक रुकावट है। वरना देखें, सेंट्रल एशिया के हिसाब से अगर आप काजाख्स्तान, उज्बेकिस्तान और किसी भी सेंट्रल एशियन मुल्क का उठा के देख लें, तो उनका एक लैंड लॉक्ड सिचुएशन है। शुमाल की जानिब जो है रूस है, और उनका समुंदर से कोई एक्सेस नहीं। वो ये मिडल कॉरिडोर और ट्रांस कैस्पियन ट्रेड राउट के थ्रू अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका शॉर्टेस्ट राउट ईरान के थ्रू आता है। लेकिन ईरान के ऊपर जो है सैंक्शंस हैं, तो वहां तो अभी कोई बातचीत हो नहीं सकती। फिर ईरान का का ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को पता नहीं है। इसी वजह से सदर तोकायव जो काजाख्स्तान के सदर थे, और सरदर मिर्जियोयेव जो कि उज्बेकिस्तान के सरबराह हैं, वो भी पाकिस्तान आए, और साथ ही साथ आए। वो क्यों आए? वो इसीलिए आए हैं भाई कि इंडियन ओशन का एक्सेस चाहिए। और वो अफगानिस्तान से भी बातचीत कर रहे हैं, तालिबान से। पाकिस्तान के तालिबान के साथ ताल्लुकात खराब हैं, उनके चल रहे हैं, वो अब उनके चैनल्स बेहतर हैं। लेकिन ये है कि वो भी चाहते हैं कि ये भाई आप अपनी आइडियोलॉजी को जरा साइड पर रखें। आपने भी मुल्क चलाना है, आपकी भी 25-30 मिलियन की आबादी है। तो इस मुल्क को चलाने के लिए आपको अब वो इंसर्जेंसी मोड से और जिहादी मोड से निकलना पड़ेगा। अब आपको गवर्नेंस और स्टेट क्राफ्ट सीखनी है, खास तौर पे इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। तो आई थिंक ये कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं पुरुमीद नहीं हूं अफगानिस्तान के बारे में। उसकी वजह यह है कि वहां अभी सिचुएशन बहुत रॉ है, और मैं समझता हूँ वो प्रिमिटिवनेस जाते जाते वक्त लगेगा वहां। और वो ये भी नहीं पता कि तालिबान का फ्यूचर क्या है, क्योंकि जो है अभी तो ये नया नया ना 4 साल हुए हैं। तो कल को जो है कैसे ये जो है तब्दील होंगे। तब्दीली तालिबान के अंदर जब आएगी तो वो जो हार्ड लाइनर हैं वो जो है अपना गिव अप तो नहीं करेंगे ना पावर। तो आई थिंक वी स्टिल हैव टू गो थ्रू दिस। अगर ईरान जैसी रियासत ने तेल होने के बावजूद वो थियोक्रेसी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो मैं समझता हूँ तालिबान जो है उनका तो कोई चांस नहीं है। उनके हाँ तब्दीली आएगी। क्वेश्चन ये है कि तब्दीली किस तरह आएगी, कब आएगी, क्या जो है पीसफुली आएगी, या फिर यह है कि जंगो जदल मजीद होगा और उस वजह से आएगी। लेकिन देखें, अब जो है अगर उन्होंने हुकूमत करनी है, जो मैं समझता हूं वो करना चाहते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अब वो कब होंगे ये देखना अभी बाकी है।
बिल्कुल ठीक है। और मुस्तकबिल में क्या होगा और पाकिस्तान का उसमें क्या रोल होगा, ईरान में क्या बनेगी सूरत हाल। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी आपके साथ कामरान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बहुत सारे मौजू बस हमने ब्रीफली टच किए हैं, दिल तो था कि उसको बड़ा डिटेल में जाके हर इशू को हम देखते। और मुस्तकबिल में हम आपको तंग करते रहेंगे जैसे जैसे सिचुएशन इस खित्ते में इवॉल्व होगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।